दास्तान गोई में एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। आइए शुरुआत करते हैं जैनेंद्र की एक कहानी जिसका नाम है राजीव और भाभी। राजीव को नाम से आप ना जानते हो, ये कठिन है। जी हाँ, शिल्पी राजीव। उसके साथ कोई 20 वर्ष हुए। एक होली के दिन क्या घटना घटित हुआ, स्वाद सुनाने को छुट्टी आई है। आज तो वो बहुत बड़ा आदमी करके जाना जाता है। बड़े आदमी से अवश्य भाव ये नहीं है कि देह उसकी संक्षिप्त नहीं है। दुबला तो वो अब भी सदा की बात ही है, लेकिन अब जो संपन्नता उसको चारों ओर से ऊंचा उठाए है वो न थी। नई गृहस्थी उसकी हुई थी और तब माँ भी थी। जैसे तैसे अपने को और उनको पालता था। 20-22 वर्ष की अवस्था में मनुष्य की आकांक्षाएं स्वप्निल होती हैं। उनको परवरिश मिले तो वो पनपे, नहीं तो सूख कर मुरझा जाती है और यौवन बीतते बीतते आदमी अपने को झुका हुआ अनुभव करता है। वो आकांक्षा स्नेह मांगती हैं। स्नेह अनुकूल समय पर यथा अनुपात मिले तो वो हरी भरी होकर कैसे कैसे फूल न खिला आए, कहा नहीं जा सकता। नहीं तो वह अपने को ही खाती चुकाती रहती हैं। मूल जिनके दृढ़ हो ऐसी प्रकृतियां विरोध में से भी रस खींचती हैं अवश्य। और माँ वो मानो चुनौतीपूर्वक बढ़ती रहती है। पर शक्ति को प्रतिभा कहा जाता है और प्रतिभा सरल नहीं है, वो तो विरल ही है। कहना कटना है कि राजीव में प्रतिभा की शक्ति कितनी थी, किंतु जब उसमें अति भूख थी कि कोई उसे पूछे तब वो निरा अकेला अपने को पाता था। दुनिया की निगाह बाजार की ओर थी और भला राजीव में क्या उसका अटका था। बस माँ उसको थी जो घर का काज धंधा करती थी। पत्नी तब नहीं आई थी। एक रोज माँ की तबीयत कुछ खराब थी, वो रोटी नहीं बना सकती थी। तो रोटी बनाई, सब काम किया और राजीव नौकरी खोजने के लिए निकल गया। लौट कर आ सका कहीं शाम को। हारा थका था और भूखा था। तनिक सुस्ता कर जब चूल्हे पर कुछ चढ़ाने के विचार से चौके में गया तो देखता है कि वहां तो कई भांति के उज्ज्वल बर्तनों में पका खाना रखा हुआ है। राजीव ने पूछा, माँ तुमने खाना बनाया है? माँ ने कहा, नहीं तो बेटा, बहू रानी ने भेज दिया है। माँ से कई बार राजीव ने बहू रानी का जिक्र सुना था। यह हवेली उनकी ही है और भी जायदाद है। वो बड़ी दयावंत है। राजीव की नौकरी लगने के बारे में अक्सर पूछती रहती हैं। हवेली का थोड़ा सा हिस्सा राजीव और राजीव की माँ को उठा दिया है, बाकी ऊपर वो खुद रहती हैं। 2 बच्चे हैं जो उन्हें भाभी कहते हैं। कभी कभी मोटर में उन्हें जाते राजीव ने देखा है। इस घर में भी कभी कभार वो दिख गई हैं। जरा देह से स्थूल है लेकिन हंसने वाली बड़ी है। मन की तो बहुत ही अच्छी है और रूप की, लेकिन वो तो अंदाज से ही काम लेता है, क्योंकि ठीक उस तरह से उसने उन्हें कोई देखा थोड़ी है। रूप की तो सर्वथा देवी ही है, ऐसा सुश्री मुख है। राजीव ने कहा, माँ तुमने कह दिया ना कि रज्जू आकर खुद बना लेगा, वो क्यों तकलीफ करती है? माँ ने कहा, मैं तो उनके हंसते हुए चेहरे के सामने कुछ कह ही ना सकी। बेटा और वो आधे घंटे से भी ज्यादा मेरे पास बैठी रही। राजीव ने आश्चर्य से पूछा, खाना वो खुद लाई थी? क्यों माँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा। और तदंतर सोच सा वो बखान करने लगी कि रानी बहू और क्या क्या बातें कहती सुनती नहीं, कैसे वो साक्षात देवी हैं। और लेकिन राजीव सुनने को ठहरा नहीं। वो गया और चुपचाप जाकर खाना खा लिया। खाकर तभी उसने अपने उन ऊपर से बर्तनों को अच्छी तरह से मांजा, उन्हें पहुंचा और लेकर चला। जिंदगी में पहली बार जीना चढ़कर गया ऊपर और पुकारने लगा, हीरा, ओ हीरा, ये बर्तन ले जा। हीरा नौकर का नाम था। हीरा तो नहीं आया, पर देखता क्या कि बहुरानी ही ऊपर थोड़ा सा घूंघट डाले बर्तन लेने को आ गई है। वो तो जैसे सब भूल गया और जाने कब उसके हाथों से बर्तन ले लिए गए। बहुरानी चली गई। 1 आध मिनट वो सुध-बुध खोया सा वहीं खड़ा रहा और फिर चला आया। उसी रात को उसके मन में फूटा उसका पहला चित्र। वो चित्र फिर कैनवास पर उतरा, बिका और उसने फिर राजीव को राजीव बना दिया। किंतु भाग्य ही तो है, जब वो खुले ही तो उस कोष में से क्या क्या नहीं निकलेगा, कौन जानता है। 4-5 वर्ष में उसका विवाह भी हो गया और तब कल्पना के पीछे की अवगुंठना व्रत रानी बहू खुले सत्ते में उसकी भी भाभी हो चली। तब देखा कि इस स्थूल शरीर में बड़ा चौलबाज दिल है। वहीं से भाग्यदेव भी पलट कर बर्फ पड़ने लगे और राजीव मानो जीवन में अपना उद्दिष्ट कर्म पा गया। अब आप जानिए, होली खेली है। होली है। राजीव सौम्य प्रकृति का है, इससे क्या उसे छोड़ दिया जाए? भाभी ऐसी क्या हस्त हिम्मत है। हाँ, राजीव साहब बड़े ही बुजुर्ग, बड़े ही सज्जन, लल्लो पत्तो भी जानते हैं, लेकिन ये बचने से दुर्गति दुगनी होगी, जान लीजिएगा, क्योंकि होली है और भाभी भी भाभी है। उस वर्ष राजीव की खासी मरम्मत हुई और तो और उसकी नवेली पत्नी भी भाभी के षड्यंत्र में शामिल हो गई। तो राजीव ने भी कमर से साहस बांध कर बचाव में थोड़ा कुछ उद्यम किया कराया। उस रोज खुल पड़ी हुई आनंद की बयार ने राजीव की जीवन नौका के पालों को ऐसा भरपूर भर दिया कि वो उड़ती चली गई।
वो तमाम संवत्सर तैर गया हो, मानो ऐसे निकल गया। इस वर्ष राजीव की परिस्थिति भी खूब सुधर आई, मांग बढ़ उठी और उसकी पहुंच ऊंचाइयों में होने लगी। इसी तरह कई वर्ष निकलते गए। जिस होली की बात कहने चले उसके लिए तय पा गया था कि भाभी जी बड़ी तमीज़दार हैं और बड़ी अच्छी हैं, सो राजीव को माफ़ ही रखेंगे। तय तो पा गया था, किंतु होली से 2 रोज पहले बात में जब अजब गंभीरता से भाभी ने कहा, देखो उन्हें अच्छा नहीं लगता और कुंबे में एक गमी भी हो गई है, अब के कुछ दंगा मत बचाना। तो अनायास राजीव क्या उठा, ये बात है। भाभी ने कहा, नहीं भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस बार घर में रंग वंग कुछ भी ना होगा। राजीव ने कहा, मैं तो डालूंगा। अति विनीत होकर भाभी ने कहा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राजीव, अब की कमी हो गई है, नहीं तो मैं कभी ऐसा कहती हूँ। राजीव भाभी के इस अनुनित भाव पर मन ही मन शंकित और तरस तो आया। उसने मानो लाचार होकर कहा, अपनी बारी को भाभी तुम ऐसा कहती हो? और भी कातर होकर भाभी ने कहा, मैं तुमसे कहती हूँ देवर बाबू, नहीं तो भाभी भला कभी कुछ कहती है, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। उन्हें अर्थात पति को, पति अति शुद्ध हृदय और खुली तबीयत के आदमी हैं। राजीव से जब मिले हैं बड़े प्रेमपूर्वक मिले हैं, पर वो कामकाजी हैं और राजीव उनके इतने निकट नहीं हो सका है। और राजीव ने मानो बड़े सासपुरुष का, अच्छा होली आने दो तब देखेंगे। राजीव परिस्थिति को बिल्कुल समझता ही नहीं, सो नहीं। इससे होली से ठीक पहले दिन अपने एक मित्र के अनुसार अनुरोध पर राजीव ने मित्र से कह दिया, अच्छी बात है, मोटर ठीक 9:15 बजे मुझे घर से ले ले, मैं तैयार मिलूंगा, प्रोग्राम 9:30 का है ना। राजीव अपने मन में जानता है कि उसे होली का हुड़दंग पसंद नहीं है। उस रोज की भाभी की आर्ट सी बनी वाणी पर रह रहकर उसकी स्मृति जाती है। उसे लगता है वो कुछ समझता भी है, फिर भी हठात उसके मन में शंका रह ही आती है कि कहीं होली के दिन के लिए भाभी के भीतर से कोई शरारत तो नहीं दुबकी है। उसने सोचा है जो भी हो 9:15 तक अपने कमरे से बाहर वो पैर भी नहीं रखेगा और फिर मोटर आई के चली देगा। होली बीत चुकेगी, तब शाम को कहीं लौटेगा, सब बिल्कुल ठीक है। किंतु जब सिर पर दुदैव ही खेला है तो ओ वरिष्ठी बाबा के मन का हाल भला कौन जान सकता है। जब राजीव ने मोटर की बात अपने मन में पक्की कर ली, तब सब प्रपंचों के रचेता वो बाबा वृषवर ऊपर बैठे बैठे मुस्कुराए होंगे, कहते होंगे, देखो लड़के की बात, अरे हम पे कुछ ठहरे कि नहीं। जो दुनिया के छोकरे हमें बिना बूझे सब करने लगेंगे तो होलिए काम। और उन्होंने उस समय कौतुक पूर्वक ओटो में कहा, अच्छी बात है चिरंजीव राजीव, तो लो क्रीड़ा देखो। मोटर 9:15 पर आते ही राजीव क्या देखता है कि उससे पहले ही चले आ रहे हैं डॉक्टर सीता शरण। गुलाब से मुंह रंगा है और कपड़े तरबतर हैं। राजीव ने कहा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बताया, बालक बड़ी बला होते हैं, देखते तो हो कि क्या गति बना दी है। घर से अच्छा भला चला था, यहाँ आते तक खासा लंगूर हो गया हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा, ये क्या है राजीव, घर बंद क्यों है? क्या अकेला है? श्रीमती कहाँ है? छोड़ गई? चलो छुट्टी हुई। राजीव ने कहा, नहीं ऐसी शोचनीय परिस्थिति नहीं है, फिर भी मायके गई हैं और तभी से वो जरा चैन से दिखाई देता है। उस समय जेब में से डॉक्टर ने चुपके से रंगीन पानी से भरी एक शीशी खींची और राजीव ने किंतु देख लिया और कहा, है डॉक्टर मुझे पार्टी में जाना है, डरो मत। डॉक्टर ने कहा, ये जादू का रंग है। और राजीव के बहुतेरा कहते कहते और भागते बचते डॉक्टर ने उसके उजले कपड़ों पर रंग छिड़क दिया और मुंह पर जरा गुलाल भी मल दिया। घबराओ नहीं राजीव, देखो रंग अभी गायब हो जाएगा। और सचमुच पानी सूखते सूखते कपड़े पर उस जरा भी रंग का धब्बा नहीं रहा। राजीव अप्रत्याशित भाव से कह उठा, ये तो बहुत ठीक बात है डॉक्टर, ऐसा और रंग तुम्हारे पास है? डॉक्टर ने कहा, जितना चाहो। और जेब में से 8-10 पुड़ियों का बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया। आधा पाव गुनगुने पानी में एक पुड़िया डाल दो, बस रंग तैयार। कई रंग की पुड़ियां हैं। अनायास राजीव ने 5-7 पुड़िया उठा ली और उतनी शीशियां निकालकर उसने जादू का रंग तैयार कर दिया। और त्वराग्रस्त होकर उसने कहा, देखना डॉक्टर क्या वजह है, 9:30 होने वाले हैं, 5-7 मिनट है, अच्छा मैं चलूं? और डॉक्टर चले गए। तब मुंह का गुलाल धोकर उसने साफ किया, शीशा देखा, बाल जरा ठीक किए और शीशियां होशियारी से जेब में संभाली। और राजीव लपक कर चला ऊपर। चुप ही चाप पहुंचा, देखा भाभी बेफिक्री के साथ अंदर के कमरे में पान बना रही हैं और एक ट्रंक खुला पड़ा है। अचक पैर रखता रखता भाभी के पीछे वो पहुंचा और पहुंचते पहुंचते 3-4 शीशियों के मुंह खोलकर एक साथ कई रंग भाभी की साड़ी पर छिड़क दिए। भाभी एक साथ चौंक कर मुड़ी, देखा राजीव। वो पहले तो शायद मुस्कुराने को ही, राजीव को ऐसा भी लगा कि कहीं होशियारी से झपट कर उसके हाथ से शीशी ही उड़ा लेने वाली तो हो, यह तो नहीं, वो नहीं है। किंतु तक्षण फीकी और चिंतित पड़कर उन्होंने कहा, नहीं जी ये हमें अच्छा नहीं लगता। राजीव सामने हंसता हुआ खड़ा, उसका मंसूबा था गुलाल भी एक रेखा भाभी के माथे पर लगाएगा, पर कहने को हंसता रहा। लेकिन मन उसका जैसे एक साथ बंद कर खड़ा हो गया। भीतर भीतर जैसे उसे परिताप हो रहा था कि भाभी के मुख पर ऐसी कुछ व्यथा की छाया थी।
नहीं नहीं, भाभी ने कहा हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम जाओ। राजीव ने कहा भाभी ये जादू का रंग है, अभी उड़ जाएगा। भाभी ने कहा नहीं तुम जाओ। अपनी स्वच्छ कमीज का पल्ला आगे पकड़कर राजीव ने कहा ये देखो, और उस पल्ले पर रंग थोड़ा सा रंग छिड़क लिया। देखो तुम्हारे सामने सामने ही उड़ा जाता है या नहीं। सचमुच रंग के नाम के धब्बे तक को वहां न रहा। राजीव आश्वस्त भाव से हंसा। भाभी ने कहा नहीं नहीं तुम जाओ। राजीव बोला भाभी ने अनुनीत होकर कहा हमारे यहाँ गमी हो गई है, नहीं नहीं तुम जाओ। राजीव जिस उत्साह को लेकर यहाँ आया था वो तो उसे बिल्कुल छोड़ ही चला। उसने कहा भाभी इस रंग से कपड़े बिल्कुल खराब नहीं होंगे। भाभी ने चुपचाप मुंह पेड़ पर पान लगाना शुरू कर दिया। कहानी लेकर आता हूँ कल दोबारा इसका अगला भाग, राजीव और भाभी।